Hello students, my name is Shabnam Kamboj and in this video मैं ये डिस्कस करूँगी कि स्पीकिंग का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। आइल्स एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि किस बेसिस पे टीचर उनकी स्पीकिंग को जज करेंगे, किस बेसिस पे उनको वो बैंड स्कोर्स देंगे। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर वो कोई भी स्टूडेंट बिगिनर है, वो स्टार्ट कर रहा है आइल्स की प्रिपरेशन, और कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स एग्ज़ाम और वो अपीयर होने वाले हैं आइल्स के लिए, तो उन्हें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीकिंग मार्किंग क्राइटेरिया में इसे 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट को 25% जो है स्कोर्स दिए गए हैं कि आपके जो ओवरऑल स्पीकिंग के बैंड स्कोर्स हैं वो इन 20-25% को ओवरऑल मिलाकर ही मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलोगे या आप बहुत ज़्यादा एक्सेंट यूज़ करोगे और नेटिव स्पीकर की टाइप में और उनकी तरह बोलने की कोशिश करोगे तो आपके बैंड स्कोर्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी स्पीकिंग है वो इन 4 चीज़ों के बेसिस पे जज की जाएगी, जिसमें फर्स्ट है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, सेकंड है ग्रामर, थर्ड है वोकैबुलरी एंड द लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। These are the 4 different marking criterias in IELTS speaking. जो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है, फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप किस तरह बोलते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो उनका जो इम्प्रेशन है टीचर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे रॉबर्ट बोलते हैं कि उनकी स्पीकिंग रोबोटिक स्पीकिंग है, वो जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह जो नेचुरल पोजेस है वो भी नहीं लेते, तो उस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है टीचर पर। और टीचर को ऐसा भी लग सकता है कि जो स्टूडेंट है उसने क्रैमिंग की हुई है और वो जस्ट क्रैम जो आंसर्स है वो फास्ट होकर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो फ्लुएंसी में ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आपको नॉर्मल नेचुरल वे में बोलना होगा। इन दैट मीन्स कि यू हैव टू टेक नेचुरल पोजेस, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं, इतने पोजेस तो आपको एटलीस्ट लेने हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोजेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं और आपको आप कहें कि मैंने तो कहा था कि आपको पोजेस लेने हैं और आपके बैंड स्कोर्स ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको नेचुरल पोजेस लेने हैं जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। आफ्टर completion of every sentence you have to little mini second to take a breathe and you have to again start your answer. So this means fluency, natural way of speaking, it must be not too fast not too slow. आपको नॉर्मल वे में बोलना होगा, जो नेचुरल पोजेस है वो लेने हैं, हेजिटेट नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अड़ रहे हैं स्पीकिंग में, तो आप कहें कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको फुली कॉन्फिडेंस से बोलना होगा और नेचुरल पॉजेस लेकर नॉर्मल और कॉन्फिडेंस से स्पीक करना होगा। इसमें सेकंड पार्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस मीन्स कि हाउ यू आंसर द डिफरेंट क्वेश्चंस, कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो जो क्वेश्चन टीचर ने पूछा है उसका ही आंसर है, या आप राउंड एंड राउंड गोल गोल जो उस टॉपिक के इर्द गिर्द के आंसर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको टीचर ने पूछा है व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर वीकेंड्स, और आप बोल रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई सिटी लव टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर फैमिली मेम्बर्स, but however I love to spend my time with my friends outdoor instead of spending my time at my home. तो इसका क्या मतलब है कि आपने आंसर तो दिया है क्वेश्चन का कि आप क्या करते हो, कि आप जो बहुत बाकी जो लोग हैं आपकी सिटी में वो क्या है अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, बट आप क्या करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना घर से बाहर।
तो आपने आंसर किया है, बट जो फर्स्ट लाइन थी वो ऑन द ट्रैक नहीं थी, वो आउट ऑफ द ट्रैक थी। दैट मीन्स योर आंसर मस्ट बी कोहेरेंट। टीचर ने ये नहीं पूछा कि आपकी सिटी के लोग क्या करते हैं, टीचर ने सिर्फ आपके बारे में पूछा है, तो आपने सिर्फ आप अपने बारे में बताना है। आप अपने बारे में बताने के बाद किसी और का ओपिनियन देना चाहते हो, दैट्स सेपरेट थिंग, वो एक टोटली अलग चीज़ है। बट जो टीचर ने पूछा है, यू हैव टू गिव आंसर फर्स्टली टू दैट थिंग, दैट मीन्स कोहेरेंस। द सेकेंड वन इज़ ग्रामर। ग्रामर की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, बट यहाँ पे मैंने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आइल्स स्पीकिंग के लिए वो नोट डाउन की है कि इसमें टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कि जो आप टेंसेस यूज़ कर रहे हो दैट मस्ट बी करेक्ट, the articles that you are using must be accurate, you have to be accurate in your prepositions and you have to show your ability towards complex sentences, कि आप में इतनी ability है कि आप complex sentences बना सकते हैं। अगर आप complex sentences use करते हैं that will be a good sign to get good scores in grammar section। द थर्ड वन इज़ वोकैबलरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ करने से क्या है, वोकैबलरी के जो सेक्शन है उसमें गुड स्कोर्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि यू हैव टू यूज़ सिनोनिम्स। यहाँ पे लाइक एक वर्ड को के मीनिंग को डिलीवर करने के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, सो यू हैव टू शो और यूज़ सिनोनिम्स टू अवॉइड रेपिटेशन, कि आपको रेपिटेशन को अवॉइड करना होगा और जितना हो सके सिनोनिम्स को यूज़ करना होगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे सिनोनिम्स यूज़ कर रहे हैं जो करेक्ट ही नहीं है। दैट मीन्स कि वो आप 100% श्योर नहीं है कि जो सिनोनिम आप यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, बट स्टिल यू आर यूजिंग दोज थिंग्स, देन इट विल बी लोअर योर स्कोर्स। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी करेक्ट, and then you have to show high level vocabulary। हाई लेवल वोकेबलरी में जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल है, कि आपने ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो कॉमन नहीं है, कि डेली लाइफ में जो नॉर्मल पीपल है वो जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, और हम हर दूसरे पर्सन से वो वर्ड्स सुनते हैं, तो दैट कुडंट बी इंक्रीज योर स्कोर्स। यू हैव टू यूज समथिंग दैट इज नॉट कॉमन। एंड देन द थर्ड वन इज यू मस्ट यूज टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी। लेट्स से अगर टीचर ने आपको पूछा है एक टॉपिक रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, और आपको क्या है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में और उस टॉपिक के जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के वो यूज़ करने हैं, so that you can able to show your knowledge related to different topics, and you can also able to show topic specific vocabulary in those different sections or topics, and you can easily able to get good scores in vocabulary section. Let's talk about the last but not least pronunciation। pronunciation क्या है कि आप किस वे में बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर जो टीचर है उसको अंडरस्टैंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। दैट मीन्स यू हैव टू स्पीक क्लियरली। हर चीज़ को आपको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है तो टीचर अपनी ओर से एफर्ट्स नहीं करेंगे आपको समझने में, और वो जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में जो स्कोर्स हैं वो डिडक्ट कर लेंगे। ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट्स के जो बैंड स्कोर्स है वो नहीं आते। वो हमेशा कंप्लेंट करती है कि उनकी ग्रामर अच्छी है, वोकैबुलरी के वो अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड नो डाउट वो कहते हैं कि उनकी फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल इफ़ देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट then they cannot able to get their desired band scores. So examiner will never do any efforts to make you understand। वो अपनी ओर से कोई efforts नहीं करेंगे, आपको ही हर चीज़ को clearly बोलना होगा। So this is all about speaking marking criteria in IELTS। Still, if any student want to know more about it, they can go to IDP official website, and there is a one full-fledged marking criteria available on that website. So you can go over there and can get to know about anything you want to. Still, if you have any doubt, you can let me know in the comment section below this video.
and thank you for watching my video. If you are new at my channel, please like, share and subscribe my channel for more update. Thank you so much. Thanks a lot.